सभी विद्यार्थियों का आरएसबीडी परिवर्तन क्लासेस में स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। यदि a एक पूर्णांक है तब पूर्णांक a का योगात्मक प्रतिलोम -a होगा। अर्थात पूर्णांक और पूर्णांक के योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होना चाहिए, यानी a + -a = 0। जैसे पूर्णांक 2 का योगात्मक प्रतिलोम -2 है। निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। -7, 0, 1, -a + b। तो दिए गए पूर्णांक -7 का योगात्मक प्रतिलोम -7 यानी कि +7 होगा। प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रकार प्रश्न संख्या 1 में दिए गए अन्य पूर्णांकों का हल आप स्वयं लिखकर देखें। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 2। वितरण नियम से 15 × 32 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया है 15 × 32। इसको हम 15 × 32 = 15 × 30 + 2 भी लिख सकते हैं। अब 15 का गुणा जब 30 में करेंगे 15 × 30 + 2 × 15, और इस तरह से 15 × 3 = 45 यानी 450 प्लस इधर 2 का गुणा 15 में करेंगे 30। अब 450 और 30 का योग करेंगे तो 480 हमारा हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1B के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। यदि a एक कोई पूर्णांक है तब पूर्णांक a का प्रतिलोम बराबर क्या होगा? -a होगा। इसी तरह से अब हम बात करें, यहाँ पर एक कोई पूर्णांक हम ले लेते हैं। यहाँ -7 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर क्या होगा? पहले हम माइनस लगा लेंगे और जो पूर्णांक दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। इस तरह से इस माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा 7। तो -7 का योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? 7। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ऐसे ही यदि हम 1 का निकालें, 1 का पूर्णांक 1 का योगात्मक प्रतिलोम, तो ये क्या हो जाएगा? -1। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। प्रिय विद्यार्थियों, अब 0 और -a + b का योगात्मक प्रतिलोम आप स्वयं निकालेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। वितरण नियम से 15 × 32 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है ये लिख लेते हैं। 15 × 32। अब वितरण नियम क्या होता है? यदि a, b, c 3 पूर्णांक हैं तब a × b + c = a × b + a × c।
तो यह हमारा क्या होता है, वितरण नियम होता है, वितरण नियम। अब इस 15 गुणा 32 को इस तरह हम बदलेंगे। कैसे बदल लेते हैं, 15 गुणा, इसको हम 30 प्लस 2 कर लें। देखो ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन बन गई। अब इसको इस तरह से हम वितरित कर देंगे, यानी 15 गुणा 30 प्लस 2 गुणा 15। सरल कर लीजिए, 15 तिया 45, 450 हो जाएगा, प्लस 15 दूनी 30। अब 450 और 30 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 480। तो ये हो जाएगा हमारा 15 गुणा 32 का मान, ये हमारा हो जाएगा आंसर। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि अभी हमने वितरण नियम से 15 गुणा 32 का मान निकाला था, ऐसे ही आप स्वयं 12 गुणा 45 और 16 गुणा 45 का मान निकाल कर देखिए और कमेंट में बताइए। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योगफल की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। तो देखिए, यदि ए बी सी 3 पूर्णांक हैं, तब a गुणा b प्लस सी गुणा के लिए इसको हम कैसे वितरित कर लेते थे, a गुणा b धन a गुणा c। तो ये योगफल पर गुणा का वितरण नियम है। अब यदि हम यहाँ बात करें कि a प्लस बी प्लस सी, तो इसको हम इसकी तरह a प्लस बी धन a प्लस सी नहीं लिख सकते, इसलिए योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य होता है। उदाहरण देख लेते हैं। यदि 2 3 4 3 पूर्णांक हैं, तब a प्लस बी प्लस सी निकालिए, तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 प्लस 7 इक्वल 9 हो जाएगा। अब देखते हैं, अब इसके बराबर अगर a प्लस बी प्लस सी को हम a प्लस बी इसकी तरह अगर ओपन करें a प्लस सी, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 और 2 प्लस 4। अब देखिए करिए, 5 प्लस 6 ये आ रहा है हमारा 11, और जबकि a प्लस बी प्लस सी का मान हमने कितना निकाला है, 9। यहाँ 9, तो यानी दोनों साइड ये दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहे, इसलिए योग की संक्रिया पर वितरण नियम असत्य है, क्योंकि पालन ही नहीं करता है। इस तरह से हम जो है इसे दिखा सकते हैं। प्रश्न संख्या 4, दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। तो कैसे दर्शाएंगे ये देख लेते हैं।
माना ए एक पूर्णांक है जिसके योगात्मक प्रतिलोम b और c हैं। यह हमने मान लिया कि a एक पूर्णांक है जिसके योगात्मक प्रतिलोम b और c हैं। अब योगात्मक प्रतिलोम की परिभाषा क्या है कि a प्लस यानी पूर्णांक प्लस पूर्णांक का प्रतिलोम यानी पूर्णांक और पूर्णांक का प्रतिलोम, तो प्रतिलोम क्या है b इक्वल 0, ये होता है। ऐसे ही एक पूर्णांक का प्रतिलोम c भी है, तो ये हो जाएगा a प्लस c इक्वल 0। अब देखिए ये भी, इसको प्रश्न समीकरण 1 और 2 मान लीजिए। अब ये देखिए ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है, तो a प्लस बी इक्वल 0 और a प्लस सी इक्वल 0, तो दोनों के ये बराबर हो जाएगा, यानी इसलिए a प्लस बी इक्वल a प्लस सी। अब यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, तो इसमें निरसन नियम लग जाएगा। निरसन नियम से तो क्या हो जाएगा, a से a कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा b इक्वल सी। अब b इक्वल सी बचा, तो हम कह सकते हैं कि b और c योगात्मक प्रतिलोम है a के और b बराबर है c के, तो कह सकते हैं कि a का योगात्मक प्रतिलोम अद्वितीय होता है। यहाँ a का प्रतिलोम योगात्मक क्या है, b व c बराबर हैं, अतः पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं। कुल मिला के ये है कि एक पूर्णांक है जिसके योगात्मक प्रतिलोम b और c हैं। अब परिभाषा से a प्लस बी इक्वल 0, a प्लस सी इक्वल 0, दोनों समीकरणों को सरल करके हमने क्या यहाँ पर सिद्ध किया कि b और c a के योगात्मक प्रतिलोम हैं, तो ये बराबर भी होने चाहिए। इसलिए अब ये दोनों बराबर हैं, तो पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। ये हमारा दिखा दिया गया। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। निम्नलिखित पूर्णांकों में से धन पूर्णांक छांटिए। तो देखिए इन पूर्णांकों को पहले हम हल करके देखेंगे। तो पहला ले लेते हैं 8 - 6 इक्वल, ये हो जाएगा 2। तो यह संख्या हमारी क्या है, पॉजिटिव है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, धन पूर्णांक हो जाएगा, धन पूर्णांक है। इसी तरह से अब हम इसको देख लेते हैं, इसको -3 × -4 सरल करिए, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, 3 का 4 में करेंगे तो 12, तो ये धन का है, तो ये भी धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। अब एक इसमें से करके देख लेते हैं, 1
भागित 3 इक्वल, ये सरल नहीं होगा, यही होगा। तो यह हमारा न धन पूर्णांक है न ऋण पूर्णांक, तो यह धन पूर्णांक नहीं है। अब आप कहेंगे कि इसका धन प्लस का है तो धन पूर्णांक क्यों नहीं है? तो ये समझ लीजिए कि पूर्णांक का अर्थ है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब है पूर्ण प्लस अंक, यानी एक ऐसा अंक जो पूर्णता को प्राप्त हो, अर्थात 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब पूर्णांक हैं, लेकिन ये जो भिन्न संख्या हैं ये पूर्णांक नहीं हैं। तो भिन्न संख्याएं पूर्णांक नहीं, तो ये हमारा पूर्णांक नहीं होगा। प्रिय विद्यार्थियों, अब बाकी के प्रश्नों को, ये इतने जो भी दिए हुए हैं पूर्णांक, आप स्वयं चेक करके देखेंगे। ए का निरपेक्ष मान मॉड ए हो जाएगा। यदि माइनस ए का निरपेक्ष मान निकाला जाए तो ये भी ए होगा, यानी ए का निरपेक्ष मान भी ए होगा। ये जो माइनस यहाँ पर जो चिन्ह है ये मापांक से इसका चिन्ह बदल जाएगा। यदि -3 कोई पूर्णांक है तब इसका मॉड निकालेंगे, निरपेक्ष मान। -3 का निरपेक्ष मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा -3, और जब इसे मापांक से बाहर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3। इस तरह से पूर्णांक है। तब यदि a + 0 लिख दें या 0 + a लिख दें तो भी ये a ही रहेगा। इसी प्रकार एक गुणा a लिख दें या a गुणा 1 लिख दो तो भी यह a ही रहेगा। इसलिए यहाँ शून्य क्या है? योगात्मक तत्समक, यानी 0 को किसी संख्या में जोड़ दें या घटा दें, 0 में किसी संख्या को जोड़ दें या 0 को किसी संख्या में जोड़ दें तो उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही एक क्या हो जाएगा? गुणनात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक, यानी किसी संख्या में 1 का गुणा कर दें या उस संख्या में 1 में उस संख्या का गुणा कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 0 को कहते हैं योगात्मक तत्समक और 1 को कहते हैं गुणात्मक तत्समक।